चलिए। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अब बता दीजिए, शायद ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। चलिए। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा-सा इसका इंटरफ़ेस वगैरह थोड़ा अलग है ना? चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार मैं शानू कुमार चंदन, हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 5, है ना? आज अपना लेक्चर नंबर 5 है और हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होगा, है ना? क्योंकि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है सीरियल वाइज़, तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले जो लास्ट कुछ क क्लास में हमने किया था, तो वो क्वेश्चन भी आपको सामने देखने को मिलेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, आपको वो क्वेश्चन दोबारा लगाना है। चलिए, आपके स्क्रीन पर है ये पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए कि अ फोर्स इज़ कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, है ना? तो फोर्स जो है, हम लोग फोर्स को कब हम लोग कहते हैं कि वो कंप्लीटली डिफाइंड है, कब? तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस ये क्वेश्चन हो चुका था, तो इसको हम लोग ज़्यादा समय देंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल द अबव, है ना? क्योंकि फोर्स को दिखाने के लिए हमको क्या-क्या चाहिए होता है? तो ये आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है ना? उसके बाद डायरेक्शन भी चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए होता है ना? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑप्शन में नहीं है, तो घबराने का बात नहीं है, आपको फिर भी यहाँ पे वो ऑप्शन को टिक ऑल द अबव ही होगा। क्लियर है ना? तो बाकी ये 3 तो है ना, तो ये भी होगा। तो चलिए, ये पहले का डी हो जाएगा। सेकंड नंबर भी कल जो शाम को जो क्लास हुई थी अपनी, वहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया था। एक बार जल्दी से बताइए, तो इसका क्या आंसर आएगा? सेकंड नंबर का, है ना? कह रहा है कि 2 फ़ोर्स है, एक फ़ोर्स है आपका P और दूसरा फ़ोर्स है Q, है ना? एक फ़ोर्स है आपका P और दूसरा फ़ोर्स है आपका क्या? Q. फर्स्ट फ़ोर्स इज़ P, सेकंड फ़ोर्स इज़ Q एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट, है ना? एंड दिस इज़ रिजल्टेंट, सपोज़ दिस इज़ रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट इज़ मेकिंग विथ एंगल P, है ना? रिजल्टेंट इन मेकिंग विथ एंगल P। तो जिसके साथ रिजल्टेंट जो है, जिस फोर्स के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाता है, उसी को हम लोग P1 कहते हैं। मीन्स P1 का वैल्यू यहाँ पे P है ना? और P2 का वैल्यू जो है वो क्या है? Q है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल भी आपको Q दिया हुआ है। तो इस केस में जो टेन अल्फा होता है, कल हमने पढ़ा था क्या? तो टेन अल्फा का हमने फार्मूला पढ़ा था, एक बार जल्दी से बता सकते हैं क्या कोई? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा? इट इज़ P2 sin थीटा बाय P1 प्लस P2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे P2 जो है, वो P2 आपको यहाँ पे Q है और sin थीटा बाय P1 जो है वो P है और प्लस P2 यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने सिस्टम पर। तो ये क्वेश्चन है, फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट, है ना? तो फोर्सेस कॉन्करेंट कब होता है जी? जब उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? एक ही पॉइंट पर आकर क्या करे? मीट करे, है ना? तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अपना क्लास में पहले हो चुका है ना? ये क्वेश्चन भी अपना क्लास में पहले हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। चलिए, ये क्वेश्चन अभी हमने बताया नहीं है, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, है ना? एक्चुअली कल क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम पूरा टॉपिक अपना कवर नहीं हुआ था, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक नया टॉपिक बन के आ रहा है, वो है लेमिस थ्योरम, या तो लेमिस थ्योरम, लेमिस। ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो चलिए हम लोग पहले लेमिस थ्योरम को समझते हैं। लेमिस थ्योरम क्या होता है? सबसे पहला चीज, लेमिस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं। लेमिस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसमें से पहला कंडीशन है कि 3 फोर्स होना चाहिए, 3 फोर्सेस। फर्स्ट कंडीशन इज 3 फोर्सेस। सेकंड कंडीशन इज सेकंड कंडीशन इज ऑल 3 फोर्सेस आर कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट।
है ना? 3 फोर्स होना चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए और कॉन्करेंट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है और इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हमारे पास यदि 3 फोर्स है, तीनों क्या है कि कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है और इक्विलिब्रियम में है। चलिए अब यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। सपोज वी हैव 3 फोर्सेस, फर्स्ट वन इज P1, सेकंड वन इज P2 and third one is P3. This is P1, this is P2, and this is P3. Suppose that we have three forces and all three forces are concurrent. एक बार बताइए कि आप क्या ये concurrent है कि नहीं है? आप देख सकते हैं कि तीनों फोर्स जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन से होकर एक ही पॉइंट से होकर पास कर रहा है। इसका मतलब ये concurrent है और आई एम सेइंग दैट इट इज कोप्लेनर एंड इक्विलिब्रियम। मैं कह रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम में भी है और कोप्लेनर है ना? तो सपोज देयर इज थ्री फोर्सेस P1, P2 एंड P3 और एंगल बिटवीन P2 एंड P3 इज अल्फा, angle between P1 and P3 is beta and angle between P1 and P2 is gamma. Suppose that जो एंगल है आपको वो कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है ना? तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम if these conditions are satisfying, यदि पहले तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना? तो यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन देन फोर्स इज directly proportional to force is directly proportional to angle between remaining two forces चलिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, उसको आप इग्नोर कीजिए। अब मैं बता रहा हूं क्या बोलता है। तो लेमिस थ्योरम बोलता है कि यदि हमारे पास तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स है तो जो भी आपका फोर्स है, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स P1, देन दिस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग फोर्स क्या है P2 एंड P3, है ना? रिमेनिंग फोर्स क्या है P2 एंड P3। ठीक है, यहाँ पे एक साइन वर्ड छूट गया है, साइन एंगल, है ना? तो रिमेनिंग फोर्स क्या P2 एंड P3, तो दिस P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। इज इट क्लियर? उसी प्रकार यदि मैं बात करूं, हाँ जी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस हमने लिख तो दिया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस, है ना? उसी प्रकार यदि मैं P2 की बात करूं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स P2, देन रिमेनिंग फोर्सेस इज P1 एंड P3 एंड इट्स एंगल इज बीटा, then P2 is directly proportional to sin beta. Is it clear? And similarly P3 is directly proportional to P3 यदि हम P3 की बात करते हैं तो रिमेनिंग टू फोर्स क्या है P1 और P2, तो ये उसके बीच का एंगल क्या है गामा, तो P3 is directly proportional to gamma. This is the statement and result of this Lami's theorem is P1 by sin alpha is equal to P2 by sin beta is equal to P3 by sin gamma. This is the result of Lami's theorem. This is statement और ये मेरा रिजल्ट है और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा आपका स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है ना? और ये आपका क्या है, रिजल्ट। एक बार बताइए क्लियर है? लेमिस थ्योरम क्लियर है? लेमिस थ्योरम क्या होता है, उसके लिए तीन कंडीशन होता है ना? क्या क्या कि तीन फोर्स होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यदि ये तीन फोर्स आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो फोर्स है वो अन्य दो फोर्सों के साइन के एंगल के क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज रिजल्ट। कभी कभी आपसे पूछ लेता है
कि लेमिस थ्योरम किस लॉ पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन साइन लॉ। साइन लॉ। और इमरान सर ने आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ दोनों पढ़ाया है। चलिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूं एक बार। साइन लॉ, साइन लॉ क्या होता है? ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, वैसे बाकी इमरान सर ने ये पढ़ाया है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि साइन लॉ क्या होता है। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज बी एंड दिस लेंथ इज सी, है ना? और ए के सामने वाला एंगल यदि अल्फा है और बी के सामने वाला एंगल यदि बीटा है और सी के सामने वाला एंगल यदि गामा है ना? तो ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गामा हो। ये यहां से आप एंगल वगैरह निकालने का उपयोग करते हैं आप, से तो साइन लॉ से। दिस इज अ साइन लॉ, है ना? तो ये साइन लॉ पे ही क्या होता है, ये आपका बेस्ड होता है लेमिस थ्योरम। इज इट क्लियर? लेमिस थ्योरम जो है साइन लॉ पे बेस्ड होता है। ये कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि साइन लॉ किस पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन इस पे। हाँ, लेमिस थ्योरम किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन साइन लॉ, है ना? चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस वगैरह की बात करते हैं। तो लेमिस थ्योरम जब अब शुरू हो ही गया तो इसको खत्म ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ही है ऐसे, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है P1, एक और फोर्स है P2 और एक और फोर्स है P3। लेमिस थ्योरम की बात कर रहे हैं तो लेमिस थ्योरम में 3 फोर्स होना चाहिए। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3, है ना? आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये एंगल जो है हम कह देते हैं कि ये एंगल मेरे पास बीटा है और ये एंगल क्या है मेरे पास? ठीक है, ये एंगल मेरे पास अल्फा है। तो यदि हम लेमिस थ्योरम लगाएंगे, है ना? अप्लाइंग लेमिस थ्योरम, अप्लाइंग लेमिस थ्योरम, देन P1 बाय, तो P1 के जब लेंगे तो कौन सा एंगल लेंगे? जल्दी से एवरीवन प्लीज कमेंट। यदि हम P1 की बात कर रहे हैं तो कौन सा एंगल लेंगे? तो P1 के अलावा कौन कौन सा फोर्स है? P2 एंड P3, उसके बीच का एंगल क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि हम P1 की बात कर रहे हैं तो कौन सा एंगल होगा? प्लीज कमेंट करें सभी लोग। अल्फा होगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं मेरी बात। चलिए ठीक, साइन अल्फा। उसी तरह यदि हम P2 की बात करें तो हो जाएगा P2 बाय साइन बीटा और यदि मैं P3 की बात करूं तो P3 जो है वो हो जाएगा साइन, गामा नहीं है यहाँ पे, क्या है? 90, है ना? तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान आपको 1 होता है। तो इस तरह जो आपका P1 है वो P1 वो क्या हो जाएगा आपको? P3 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरह यदि हम P2 बात करें, ठीक है? तो P2 जो है ये P3 इंटू आपको क्या हो जाएगा? साइन बीटा हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी लेमिस थ्योरम से ही आता है। इतना मैं ऐसे याद ये सब करवाता नहीं हूँ, ठीक है? मुझे इस सब में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता है। कुछ भी याद कराने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है ना? यहाँ पे कहने का यह मतलब था कि यदि एंगल पता है ना? यदि आपको कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्ट आप P1 और P2 निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, है ना? तो आपको एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा क्यों याद करना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मैं बस ये किताब वगैरह में, बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा रहता है तो हमने आपको बता दिया कि कभी आप कहीं दिख जाए तो सर ये कहां से आया? ठीक है, तो ये बिल्कुल याद नहीं रखना, ये लेमिस थ्योरम से आता है जी। इज इट क्लियर? आपको याद रखने का ये बेवजह एक माथे पे बोझ नहीं लेना है। इज इट क्लियर? बोलिए जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंफर्म करें? जल्दी से कंफर्म करें। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप अटेम्प्ट कीजिए
और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अटेम्प्ट कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, प्लीज। अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम ऑल थ्री फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। क्या हमने ऐसा कुछ बताया क्या कि लेमिस थ्योरम के कंडीशन में क्या हमने कुछ ऐसा बताया? बिल्कुल नहीं। तो ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए बाकी बाकी आप लगाइए, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना? पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, थ्री फोर्सेस मस्ट बी एट 120 डिग्री। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। थ्री फोर्सेस मस्ट बी 120 डिग्री ऐसा नहीं है ना? किसी भी एंगल पे ये तीनों फोर्स हो सकता है ना? ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? इफ थ्री फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, ये हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। If three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine angle between the other two, है ना? तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अभी आपको बहुत लोगों ने सी भी आंसर लगाया है ना? तो लेमिस थ्योरम से सिर्फ सी आंसर नहीं होगा। लेमिस थ्योरम का सारा कंडीशन है ना? लेमिस थ्योरम का सारा कंडीशन है कि तीन फोर्स होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फिर ये तो कंडीशंस हैं, है ना? ये जो है कंडीशंस हैं। क्या-क्या? तो पहला क्या कि थ्री फोर्सेस, दीज आर कंडीशंस। थ्री फोर्सेस कोप्लेनर, है ना? कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड इक्विलिब्रियम, दीज आर कंडीशंस। लेकिन रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट यही है कि यदि ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो मेरा आपका जो फोर्स है वो आपके अन्य दो फोर्सों के साइन के एंगल के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे डी सही आंसर होगा, क्योंकि सी नहीं होगा बाबू, डी होगा, है ना? और भी किन्हीं का कमेंट आया तो उस कमेंट को रिप्लाई कर देते हैं पहले। अंशुमन क्लियर है? देवाशीष क्लियर है? ये सी नहीं होगा, ये डी होगा। एक बार प्लीज कंफर्म करें। सी नहीं होगा, डी होगा। इज इट क्लियर? सभी लोग एक बार कंफर्म कर दें। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेमिस थ्योरम भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये भी क्वेश्चन अपने क्लास में हो चुका है। ये भी क्वेश्चन अपने क्लास में हो चुका है। मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है जी? एक सेकंड रुक जाइएगा, मुझे कमेंट को पहले चालू करने दीजिए। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपके क्लास में हो चुका है। एक बार जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी हुज मास इज 1 केजी, है ना? तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मास दिया हुआ है 1 केजी एंड वी हैव टू फाइंड वेट। वेट इज इक्वल टू m into g। वी नो दैट वेट इज इक्वल टू m into g and m is here 1 kg and we know the value of g is 9.81, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स 9.81 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो 9.81 क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी कल शाम को हो गया था। एक बार फिर से ट्राई करेंगे कि दो फोर्स है पी और क्यू और उसके बीच का एंगल यदि थीटा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, है ना? तो यहाँ पे बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पे क्या है? करेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, है ना? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 15 kg आर एज फॉलो, है ना? तो यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड तीन फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, नेट फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा। एवरीवन प्लीज टेल मी, जल्दी से। सिर्फ हमें क्या बताना है? तो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है कि क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, है ना? ऐसे क्वेश्चन को आपके सर इमरान सर ने पूर्व में बिल्कुल ही वेक्टर को बेसिक से बताया है ना? तो आशा करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना? आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इमरान सर ने बिल्कुल बेसिक से आपको ये सारा चीज़ बताया है। तो सबसे पहले मुझे एफ नेट निकालना है ना? एफ नेट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे तीनों फोर्स को जोड़ देंगे। एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे?
जोड़ देंगे। और क्योंकि ये वेक्टर सम है ना? फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर से ही जुड़ेगा, है ना? इसका मतलब है कि आपको Fx जो है 5i माइनस 6j प्लस 10k ये दिया हुआ है। फिर Fy जो है ये 3i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है। और जो Fz है ये माइनस 4i प्लस जे माइनस के दिया हुआ है ना? ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यदि मुझे एफ नेट निकालना है तो आई वाले सारे टर्म को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5i प्लस 3i 8i माइनस 4i इट इज 4i माइनस 6j प्लस 2j माइनस 4j प्लस j इट इज माइनस 3j एंड 10k प्लस 3k 13k 13 में से एक चला जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 12k। तो एफ नेट जो है ये आपको आ गया क्या? तो 4i माइनस 3j प्लस 12k। इज इट क्लियर? पहले हमको यहां तक बताइए, क्या ये क्लियर है? फिर हम आगे बात करेंगे। क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए कि हम लोग जो फोर्स को ऐड करते हैं यदि वेक्टर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, है ना? आई को आई वाले के साथ और जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ। उसके बाद याद कीजिए वेक्टर में हमने पढ़ा था इफ अ वेक्टर सपोज दैट इफ अ वेक्टर हैविंग a1i प्लस b1j प्लस c1k देन इट्स मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग ए से डिनोट करते थे इट इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर यही होता है ना? तो हमको इसी एफ नेट का सिर्फ क्या चाहिए जी? इसी एफ नेट का सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना? तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना? तो हो गया ये 16 प्लस 9 प्लस 13 तो हो गया 169 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 13 न्यूटन, है ना? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आपको ये क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यूपीएससी जेई में पूछा गया है ना? आपको सिर्फ यहाँ पे इस वेक्टर का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। एवरीवन प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? सिर्फ सिंपल सा चीज है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना? सिर्फ इस बार देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये एफ जो है, एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो भी फोर्स का जो वेक्टर दिया हुआ है ये 6i प्लस 8j दिया हुआ है एंड हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जिसको हम सिंपली एफ से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर हम लोग क्या करेंगे? उसका अंडर रूट कर देंगे, है ना? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100 और 100 का वैल्यू हो जाएगा 10, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, फोर्स का तो वर्ड ही उपयोग नहीं किया है, ये मैथ का क्वेश्चन है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए देवाशीष, पिंटू, पिंकी या जितने लोग हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको ये समझ में आ रही है जल्दी से। क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच फिल्स द ब्लैंक, है ना? तो डैश इज द मैग्नीट्यूड, बस यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सिंपल सा है। अब आपको ज्यादा फार्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट क्या कीजिए? मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा जी? अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप माइनस को भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो आप माइनस को भी इग्नोर कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? ए बी सी डी में से क्या आंसर आ रहा है? प्लीज एवरीवन प्लीज टेल मी क्या आंसर आ रहा है जल्दी से? एबीसीडी में से क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना? 83 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास के बाद अभी जो क्लास अभी अपनी खत्म होगी, जितने बजे भी खत्म होगी, है ना? तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगा
तो आपके बाद ये यही शीट आपको हम अपलोड कर देंगे, उसमें 150 क्वेश्चंस लगे हुए हैं, है ना? 150 क्वेश्चंस आपके लगे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, एक्चुअली क्या है कि ये मिक्स हो गया है कुछ क्वेश्चंस अलग टॉपिक का भी आ गया है ना? तो आप उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप लगाएँगे, है ना? बाकी क्वेश्चंस आप लगाएँगे। बाकी यदि कोई उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कुछ कॉन्सेप्ट आता है, तो वो मैं आपको क्लास में भी बताऊँगा। इज़ इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बोल रहा है। कि एक नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स है तो उसका इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा? जल्दी से, ये तो कल हमने बताया था। इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा? इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होगा? जल्दी से लगाइए इसका आंसर। बिल्कुल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? और बताइए इसका क्या आंसर होगा? बस इक्विलिब्रियम का आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना है। इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन होता है ना? बस आप वो 3 कंडीशन को आप पढ़िए, स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर को लगाइए, क्या आंसर आएगा? इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन होता है ना? चलिए हम एक-एक करके स्टेटमेंट को बताते हैं, ठीक है? एक-एक करके स्टेटमेंट को हम बताते हैं। सबसे पहला कंडीशन था, याद कीजिए इक्विलिब्रियम का, कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी 0। सेकंड कंडीशन इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड एक्सिस, है ना? जेड एक्सिस, या इसी को हम लोग बोलते थे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ऑल द मोमेंट, फोर्स नहीं जी, मोमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि यदि एक्स और वाई में फोर्स लग रहा है तो मोमेंट जेड में ही होगा, इसी को हम लोग बोलते थे समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। याद है ना? ये आपको क्लियर है ना कि ये जेड कैसे होगा, है ना? यदि हम लोग टू प्लेनर बात कर रहे हैं, यदि हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, तो 2D में यदि मेरा फोर्स है, तो मोमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है। डायरेक्शन कल हम लोग ने डायरेक्शन निकालना सीखा था, है ना? तो मोमेंट हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, और मोमेंट यदि परपेंडिकुलर लगता है, इसका मतलब मोमेंट यहाँ पे जेड एक्सिस में होगा। इसीलिए हमने वहाँ पे जेड एक्सिस भी लिख दिया है ना? ये चलिए ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है? आप जेड एक्सिस से उलझ तो नहीं रहे हैं? कोई भी बच्चे? कोई बच्चे जेड एक्सिस से उलझ तो नहीं रहे हैं? प्लीज टेल मी, जल्दी से बताइए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ 3 कंडीशन देखना है, बस सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होना चाहिए। नहीं जी, हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ 0 क्यों होगा? है ना? वर्टिकल भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों 0 होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। फिर क्या कह रहा है कि मोमेंट जो है किसी भी पॉइंट पर 0 होना चाहिए। ये बात भी सही है। जब ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब बी सही है ना? आगे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ जो है वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, जो कि गलत है। जब ये गलत है तो ये भी गलत होगा, है ना? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स इज 0, ये सही है ना? और आगे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मोमेंट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो नहीं जी, ये भी 0 होना चाहिए, तो ये भी गलत है ना? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पे क्या है? सुमित्रा समझेंगे कि कल हमने बताया था, देखिए तो फिर से मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। मैं एक बार फिर से आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ध्यान देंगे सुमित्रा। एक बार मैं फिर से आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ सुमित्रा। देखेंगे, कल हमने यही डायग्राम बनाया था, है ना? तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन आप सरफेस देख रहे हैं, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ना? जैसे कि आप मेरे हाथ को देखेंगे यहाँ पे, शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो कॉपी है, अभी ये कॉपी एक्स वाई प्लेन में है ना? ये जो कॉपी है, अभी ये कॉपी कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन में है ना? जब ये कॉपी घूमेगा, जब ये कॉपी घूमेगा तो मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना? मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ है तो ये कौन-सा हो गया जी? ये कौन-सा फोर्स, ये कौन-सा डायरेक्शन है? ये जेड डायरेक्शन है। यदि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो मोमेंट मेरा कहाँ होगा? जेड डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जेड लिखा है। क्लियर है? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? जेड लिखा है। इज इट क्लियर? ये जो डायरेक्शन है मोमेंट का, ये जेड डायरेक्शन में है ना?
ये मेरा क्या है, जेड डायरेक्शन में है ना? तो हमने यहाँ पे जेड डायरेक्शन लिखा है, या आप चाहें तो कहीं भी मोमेंट निकालिए, आप यहाँ पे मोमेंट निकालिए, आप यहाँ मोमेंट निकालिए, आप यहाँ मोमेंट निकालिए, आप यहाँ मोमेंट निकालिए, कहीं भी निकालिए, है ना? आप कहीं भी मोमेंट निकालिए, है ना? तो मोमेंट आप जहाँ भी निकालिएगा, लेकिन वो सारा जेड डायरेक्शन में ही जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि मोमेंट इन जेड डायरेक्शन, या किसी पॉइंट पर आप मोमेंट निकाल रहे हैं, तो वो मेरा क्या होगा, वो 0 होगा। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, सभी लोग, क्या ये क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुछ कह रहे हैं क्या आप? मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इफ टू फोर्सेस इन एक्स वाई प्लेन, देन मोमेंट विल बी इन जेड डायरेक्शन। यदि मेरा एक्स वाई प्लेन पे है तो मोमेंट मेरा जेड डायरेक्शन में होगा, यदि वाई जेड प्लेन में है तो मोमेंट मेरा एक्स डायरेक्शन में होगा। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमने कवर करा दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमने कवर करा दिया है। आप इस क्वेश्चन को लगाएं, बताइए क्या आंसर आए। कह रहा है कि व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट का मतलब है कि ये कॉन्करेंट है ना? एट अ पॉइंट का क्या मतलब है कि ये कॉन्करेंट है। इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर फोर्सेस, है ना? तो ये क्या हो जाएगा जी, लैमिस थ्योरम हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, लैमिस थ्योरम हो जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? कॉपी कलम के साथ ही क्लास करेंगे, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट यदि आता है तो आप उसको नोट करते जाएं, है ना? आप उसको नोट करते जाएं। मैनेजमेंट के भरोसे यह न रहे कि मैनेजमेंट नोट्स अपलोड कराएगा तो हम लोग करेंगे। और मैकेनिक्स में जो है वो बड़ा नोट्स का कोई काम नहीं है ना? उस बड़े नोट्स का कॉपी का कोई काम नहीं है। इस छोटे छोटे स्टेटमेंट को सर सिर्फ याद रखेंगे, है ना? मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, है ना? सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगा। आपका जो है, जो 18 से 20 नंबर का 18 से 20 क्वेश्चंस हैं, है ना? 18 टू 20 क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसमें जो है ज्यादा कुछ थ्योरी वगैरह जो है ये नहीं आता, इसमें कॉन्सेप्ट आता है सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका है। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लगाएं। इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कोप्लेनर कॉन्करेंट क्या होता है? कोप्लेनर का मतलब हो गया एक प्लेन में, और कॉन्करेंट का मतलब हो गया एक पॉइंट पर। बस अब स्टेटमेंट को, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि कहाँ पे है। एक प्लेन में होना चाहिए और आपका एक पॉइंट पर आकर मीट करना चाहिए। जल्दी से ऑप्शन नंबर सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ना? क्योंकि मीट एट वन पॉइंट है। मीट एट वन पॉइंट का मतलब है कि ये कॉन्करेंट है। मीट एट वन पॉइंट का मतलब है कॉन्करेंट है, और एक ही प्लेन में है, तो ये क्या है, कोप्लेनर है ना? तो ये सही आंसर है यहाँ पर सी। चलिए ठीक है, सभी लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 को लगाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। ये भी हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। The principle of transmissibility of forces state that when a force acting upon a body, its effect is, है ना? यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा सभी लोग? सबसे पहली बात हमने यह बताया था, चलिए एक बार रिवीजन भी हो जाए जल्दी से। कि सपोज करते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर यदि आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, और इसी ऑब्जेक्ट पर यदि आप फोर्स लगा रहे हैं, अभी आपने लगाया फोर्स ए पर, यदि आप पॉइंट ए पे फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट जैसा भी इफेक्ट कर रहा है, तो यदि यही फोर्स आप बी पे लगाएंगे तब भी वो वैसा ही इफेक्ट करेगा, सी पे लगाएंगे वो वैसा ही इफेक्ट करेगा, हर जगह वो सेम इफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बशर्ते इसका कंडीशन था क्या, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है ना? आप लोग जब आंसर देते हैं तो लगता है
कि नहीं भाई मेरा पढ़ाया जो है वो सही जा रहा है। आप लोगों के बिल्कुल भेजे में उतर गया है ना? आप लोगों के बिल्कुल भेजे में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है उतर गया है ना? एक बार अपने लिए भी आप लोग ताली बजा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 इसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के जा सकते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं, बाकी इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। हम दोबारा ऐसे पढ़ाएँगे अभी। जब हम लोग जब हम लोग बात करेंगे किसका डायनामिक सिस्टम का, हमने बताया था ना कि मैकेनिक्स 2 भाग में होता है, एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है ना? और डायनामिक्स में भी 2 भाग का होता है, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स, है ना? काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। तो वहाँ पे हम लोग इसको जब काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स शुरू होगा तो वहाँ पे हम लोग इसको बताएँगे, है ना? फिलहाल आप इस क्वेश्चन को आंसर आप लगा सकते हैं। ये बचपन में आप पढ़ के आए हुए हैं, है ना? ये 9th और 11th दोनों में पढ़ के आए हुए हैं। ये 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी, आप दोनों जगह ये पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है? एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप लगा लीजिए। इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। बाकी हमने बोला था, याद कीजिए अभी, कि आप 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना? 150 क्वेश्चंस आपके लगे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको अभी पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि ये अब यहाँ पे आ गया है ना? तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन लगाना है तो लगाएँगे, नहीं लगाना है तो छोड़ देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 14 को आप नोट करके रखेंगे, है ना? जब अपना टॉपिक हो जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। इज़ इट क्लियर? हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। आपसे जो भी क्वेश्चन ना बने, आप सीधा उस टॉपिक क्वेश्चन नंबर को सिर्फ नोट करके रख लीजिएगा, है ना? जब हम लोग टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो फिर से उसी क्वेश्चन की तरफ आएँगे। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ये तो टफ काम है। आप क्वेश्चन लगाएँ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना? क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना? बाकी तो कोशिश करेंगे कि हम आपको सारा क्वेश्चन ही करा दें। चलिए, अब यहाँ पे एक बार सिस्टम को पढ़ देते हैं। कह रहा है कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मोशन आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द इनर्शिया फोर्स ऑफ द बॉडी। चलिए समझते हैं पहले क्या होता है। देखेंगे, एक बार सिर्फ बता देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे काम है नहीं। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना? और इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है? फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ और ये ऑब्जेक्ट मोशन भी आगे की तरफ कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट मोशन भी आगे की तरफ कर रहा है with acceleration a. Everyone please tell me what is the value of f? If a object is if a object having mass m, इस पे हमने फोर्स f लगाया है with accelerating a, then what will be the value of f? Please tell me what will be the value of f? ma from which law? किस लॉ से f बराबर ma आता है जी? किस लॉ से आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आपको सही स्टेटमेंट बोलना है। बहुत लोग न्यूटन सेकेंड लॉ बोल देते हैं। बहुत लोग न्यूटन सेकेंड लॉ बोल देते हैं। भाई न्यूटन भैया ने बहुत सारा लॉ दिया था। मोशन का ये सेकेंड लॉ है ना? एफ बराबर एम ए, है ना? एफ बराबर एम ए। अच्छा, ये बॉडी अभी कहां पे है? मोशन में है ना? यदि आप इसमें फोर्स F बराबर ma लगा रहे होंगे तो ये बॉडी कहां पे चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। हम चाहते हैं कि इसके मोशन को रोक के रखें, है ना? हम चाहते हैं कि इसके मोशन को क्या करें? रोक दें या इक्विलिब्रियम में चाहते हैं। चलिए छोड़िए, मोशन को रोकेंगे क्यों? हम लोग हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इट शुड बी जीरो, आइदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है ना? तो फिलहाल तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि F माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना? F बराबर एम ए है तो F माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये जो m इंटू ए है इसी को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। दिस एम ए इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स, है ना? तो अप्लाइड फोर्स में यदि आप इनर्शिया फोर्स को माइनस कर देंगे तो बॉडी जो है मेरा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसमें आ जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये सारा चीज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना? ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये किस में आ जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को बोला गया था डी एलमर्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। इसी को डी एलमर्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है एफ माइनस एम ए, एफ क्या है? मेरा अप्लाइड फोर्स है और एम ए क्या है? मेरा इनर्शिया फोर्स है ना? तो हम यदि कहें कि अप्लाइड फोर्स
अप्लाइड फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0, तो इसी को डी एल्मर्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, इग्नोर कीजिए ये क्या है नहीं है, ये हम लोग जब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना, इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि अप्लाइड फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स यदि 0 है तो ये डी एल्मर्ट प्रिंसिपल कहलाता है। इज इट क्लियर? जल्दी से बताइए। मैं ऐसे क्वेश्चन कराने पे विश्वास रखता नहीं हूं, बिना कॉन्सेप्ट कराए क्वेश्चन कराने पे मैं विश्वास रखता नहीं हूं, है ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ ही देंगे। चलिए ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, ये क्वेश्चन क्लास में हो चुका है। जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका। एम जो है वो आपको 100 केजी है, एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो 100 गुना 10,000 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इफ थ्री नॉन पैरेलल फोर्सेस होल्ड ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। यदि तीन नॉन पैरेलल फोर्सेस है ना, तो और यदि वो इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों कैसा होना चाहिए? नॉन पैरेलल फोर्स है तो वो कैसा होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, या नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए, या कोलिनियर होना चाहिए? जल्दी से। सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए अब यहाँ पे विभाजन आ गया है, वो नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए कि कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब दोनों केस को हम लोग समझते हैं। चलिए दोनों केस को हम लोग समझते हैं, नॉन कॉन्करेंट को भी और कॉन्करेंट को भी समझते हैं, है ना। ऐसे हवा में हम लोग बात नहीं करेंगे। और तीन फोर्स है, चलिए हम लोग तीन फोर्स को बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। तीन फोर्स को हम लोग बना, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। सपोज करते हैं तीन फोर्स, ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है, और ये मेरा क्या है? ठीक है, और इसको हमें कहाँ पे लाना है? इक्विलिब्रियम में लाना है ना। इसको हम मुझे क्या करना है? इक्विलिब्रियम में लाना है। तो मान लेते हैं कि ये तीन फोर्स अभी भाई अभी सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये तीनों फोर्स जो P1 P2 P3 है, तीनों फोर्स जो P1 P2 P3 है, ये नॉन कॉन्करेंट है या कॉन्करेंट है? एवरीवन प्लीज टेल मी, ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट? नॉन कॉन्करेंट है, प्लीज टेल मी। ये तीनों फोर्स क्या है? नॉन कॉन्करेंट है ना। ये क्या है? नॉन कॉन्करेंट है। चलिए अब समझते हैं, यदि ये तीनों फोर्स नॉन कॉन्करेंट है तो इक्विलिब्रियम में यदि लाना है तो सबसे पहले इसका जो है तीन कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तीन कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम लोग इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे क्योंकि तीनों फोर्स क्या है? एंगल पर है। तो यदि हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का तीनों फोर्स क्या होगा? कंपोनेंट ब्रेक होगा। समझेंगे हम लोग, हवा में कुछ भी बात नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा एग्जाम में, आप उलझ जाएंगे वहां पे, है ना। देखेंगे ये कंपोनेंट ब्रेक होगा, ये इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा, और ये इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि तीनों फोर्स एंगल पे है। तो जब ये तीन फोर्स एंगल पे है तो इसका 6 कंपोनेंट होगा, और ये 6 कंपोनेंट जो है, ये 6 कंपोनेंट जो है आपस में एक्स और वाई में ये बैलेंस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर समेशन ऑफ एफ एक्स 0 हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई 0 हो जाएगा, नो डाउट हो सकता है ना, कि ये फोर्स और ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में है ना। तो और क्योंकि दो क्या है? एक दिशा में एक अपोजिट दिशा में है, तो ऐसा संभव है, इट इज पॉसिबल देन क्या कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो है 0 हो सकता है। ऐसा यह भी संभव है
कि जो है आपका वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी मोमेंट जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट कभी ये 0 नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है ना? ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो सकता है। यदि ये क्या है आपका नॉन कॉन्करेंट है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि यदि आप मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं, आप इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना चाहते हैं, ओ पॉइंट के अबाउट, है ना? तो ओ पॉइंट से अबाउट यदि मोमेंट निकालेंगे तो सब जगह से डिस्टेंस देखिए अलग-अलग है। ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है और ये क्या है आपको अलग डिस्टेंस है। हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपको अलग-अलग है ना? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि अलग-अलग है ना? तो आप यहाँ पे कभी भी आपका मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये कभी भी आपका मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यदि आपका कॉन्करेंट फोर्स नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो ये कभी भी आपका जो है इसका मोमेंट क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है। इसके लिए और पहली बात देखिए हम लोग इक्वल इन मैग्नीट्यूड का ऐसा कुछ लेना-देना है नहीं। कोलिनियर का बात करना नहीं है और नॉन कॉन्करेंट होगा नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? वो कॉन्करेंट ही होगा। तो कॉन्करेंट यदि फोर्स सिस्टम है, जैसे कि ये देखिए, मान लेते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ना? यदि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स और ये तीसरा फोर्स। और ऐसे भी आप याद रखेंगे, एक ऐसे भी याद रखेंगे आप लोग, हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, है ना? इक्विलिब्रियम सारा कंडीशन वगैरह जो पढ़े हैं, वो यही मान के चले हैं कि वो कोप्लेनर और कॉन्करेंट होना चाहिए। अपना बेसिक जो मैकेनिक्स है, वो इसी 2 बात पे निर्भर करता है। जितना भी रूल है, जितना भी रेगुलेशन है, जितना भी थ्योरम है, वो बेसिकली सारा कोप्लेनर कॉन्करेंट के लिए ही वैलिड होता है ना? आप देखेंगे लेमिस थ्योरम में भी आपको याद करेंगे कि वहाँ पे भी 3 फोर्स होता था। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, है ना? और तीनों क्या होता था कोप्लेनर होता था और कॉन्करेंट होता था, है ना? कोप्लेनर और क्या होता था कॉन्करेंट होता था और वो इक्विलिब्रियम में रहता था, है ना? तो वहाँ पे था कंडीशन कि वो भी इक्विलिब्रियम में रहता था। इसका मतलब है कि 3 फोर्स है वो कोप्लेनर और कॉन्करेंट है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। हो सकता है, कन्फर्म है कि वो हो सकता है, ये पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो अपना बेसिकली आप आँख कान बंद करके आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं कि अपना जितना भी